ओके क्लासेस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट मुझे ये बता दें कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। क्लियर है तो मुझे फटाफट थम्स अप करके बताइए। जल्दी जल्दी आप सभी आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिक्स पेपर है आप लोगों का हिंदी का। और आज आप लोगों की हिंदी की 9th क्लास है। हम लोगों ने 8th क्लास में कल डिस्कस किया था प्रॉपर वर्तनियों और उच्चारण के बारे में, और आज आप लोगों की 9th क्लास है। 9th क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाचन के बारे में कि वाचन क्या होता है। उसी के साथ हम लोग देखेंगे शाश्वर वाचन क्या होता है, मौन वाचन क्या होता है। आज का टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये यहाँ से आप लोगों के टेट में सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, साथ ही आप लोगों को मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसी के साथ मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, और आप लोगों की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग सारी क्लासेस जो है वो प्रॉपर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। उसी के साथ जो भी हम लोग की क्लासेस रहती हैं उसकी जो नोट्स हैं, उसकी जो PDF क्या होता है हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप में। तो भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के बारे में समझेंगे। मौखिक भाषा क्या होती है? जो मुख से भाषा बोली जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा, जो भाषा मुख से बोली जाती है। लिखित भाषा की बात करते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? वाचन करना, मतलब जो पढ़ना हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के हम लोग जो लिखते हैं वही आप लोगों की लिखित भाषा होती है। क्या होती है? लिखित भाषा होती है। तो हम लोग जो वाचन करते हैं या वाचन करके जो लिखते हैं वही आप लोगों की लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा को देखकर बोलना या पढ़ना ही वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब जो लिखित भाषा है उसको देखकर बोलना और पढ़ना ही आप लोगों की क्या है? वाचन कहलाता है। वाचन मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वाचन मतलब आप लोग कुछ और ही समझ रहे थे। वाचन मतलब होना है बोलना या पढ़ाना, मतलब पढ़ना जो होता है वो होता है वाचन, ना कि पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना वाचन नहीं होता है, खुद पढ़ना ही आप लोगों का वाचन होता है। क्या होता है? वाचन होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही या पढ़ना ही आप लोगों का वाचन कहलाता है। क्या होता है? वाचन। वाचन होता है किसी भी चीज को पढ़ना ही आपका वाचन कहलाता है। ओके, आगे हम लोग समझते हैं वाचन के बारे में। आगे देखते हैं वाचन। वाचन मतलब है पठन, पढ़ना या बांचना। बांचना मतलब होता है किसी भी चीज को पढ़ना ही आप लोगों का वाचना होता है। उसके साथ ही पढ़ना या पठन करना। पठन नहीं मतलब पठन मतलब भी होता है पढ़ना, वाचन मतलब भी होता है पढ़ना, और बांचना मतलब भी होता है पढ़ना। ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लिख लेना है, क्योंकि इस शब्द में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी लास्ट तक रह जाती है। यहाँ से आप लोगों के टेट सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वजह से यहाँ ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के जो टेट, सुपर टेट और सीटेट में सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आते हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का आधा सिलेबस है, जो 50% सिलेबस ही आप लोगों का टेट का सिलेबस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाचन मतलब होता है पठन, पढ़ना या बांचना। आगे देखते हैं कुछ वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने वाचन की परिभाषा बताई है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा बताई है। देखते हैं। ल्यूश के अनुसार, ल्यूश एक मनोवैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। मतलब वाचन जो है एक साधन समझा गया है, पढ़ना जो है एक वो साधन है, और जिसके माध्यम से बालक जो है वो अपनी संपूर्ण मानवता, मतलब होता है कि आप लोगों की नैतिकता एक रहना, मतलब मानवता के अंदर आप लोगों के अंदर किसी के लिए प्रेम भावना भी होनी चाहिए। उसके साथ ही जो आप लोग करें उसमें आप लोगों का प्रॉपर तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सारी चीज़ें मानवता, आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो मानवता के द्वारा जो ज्ञान राशि, आप समझो ज्ञान मतलब हम लोग जो ज्ञान लेते हैं, यहाँ पैसे की बात नहीं की गई है, यहाँ पे ज्ञान की बात की गई है। तो वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। मतलब वो सारी चीज़ें पढ़ के, सारी चीज़ें इकट्ठा करके अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो है श्रीधर चतुर्वेदी कहते हैं। तो श्रीधर चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखते हैं हम लोग श्रीधर चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि वाचन एक कला है। क्या है? वाचन एक कला है।
यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। मतलब जो वाचन है वो एक कला कहा है इन्होंने वाचन को। साथ ही बताया है कि ज्ञान अर्जन करने की ये एक चाबी है। मतलब आप कह सकते हो ज्ञान अर्जन अगर आप करेंगे तो आप पढ़ के ही कर सकते हैं। मतलब आप बुक्स को पढ़ के ज्ञान अर्जन कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को आप पढ़ के ही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान अर्जन होता है ज्ञान को लेना। ओके, आगे देखते हैं। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है। मतलब जब आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना टफ है। अगर कोई टफ चीज़ है उसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो वो इजी आपको लगने लगेगी। मतलब अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझनी है उसके लिए आपको वाचन करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। कोई बुक है, आपको वो बुक तभी समझ में आएगी जब आप उसको पढ़ेंगे। तो कोई भी बुक को समझने के लिए आपको उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये आपका वाचन है। तो श्रीधर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है। मतलब अगर आप पढ़ सकते हो, जो आपकी वाचन शक्ति है, मतलब पढ़ने की जो शक्ति है, अगर वो सही रहती है तो आप कितने भी कठिन विषय हो आपका, आप उसे बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है उनको 360 पे अपनी जो क्वालिटी है वो कर लेनी है। 360 पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। जो क्लियरिटी का इशू है वो केवल इस वजह से है क्योंकि आप लोगों को 360 कर लेना है, या तो आपके साइड के नेटवर्क्स नहीं आ रहे होंगे सही 360 पे अगर नहीं दिखता है तो, या फिर आपका नेट जो है वो फिनिश हो चुका होगा। क्योंकि 360 मैंने खुद चेक किया है, 360 पे आपको प्रॉपरली तरीके से दिख रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ओके, तो आपको अपनी क्वालिटी जो है वो 360 पे कर लेनी है। 360 पे आपको प्रॉपर क्लियर दिखेगा। आगे समझते हैं। वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। मतलब आपको किसी भी बुक को पढ़ने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको उसमें निपुण होना चाहिए, और निपुण होने के लिए आपको अभ्यास चाहिए। निपुण मतलब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, मतलब उसमें आपको परफेक्ट होना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत फास्ट स्पीड में पढ़नी है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले आपको सीखना पड़ेगा। कोई पूछ रहा है, वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपकी स्पीड आपको अच्छी करनी है पढ़ने की, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और तभी आप प्रॉपर तरीके से कोई बुक को रीड भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाचन का उद्देश्य क्या होता है? वाचन का उद्देश्य देख लेते हैं। वाचन का करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या वाचन का पढ़ने का क्या उद्देश्य क्या होता है? आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है पढ़ने का, तो वो देखते हैं, समझते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आप लोगों के, बच्चों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। मतलब बच्चा जब पढ़ रहा है तो जब वो पढ़ेगा तभी तो उस अर्थ को समझ पाएगा। तो अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप किसी चीज़ को पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे तभी उसका आपको अर्थ समझ में आएगा। ओके, आगे समझते हैं। पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि पर ध्यान रखना चाहिए। जब आप रीडिंग कर रहे हो उस टाइम आप लोगों को कि कहाँ पे आप लोगों को तेज़ बोलना है, कहाँ आपको धीमे बोलना है, साथ ही कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे थर्ड हम लोग देख लेते हैं। ये उद्देश्य होता है पढ़ने का, जिसके थ्रू आपको ये पता चल सके कि कहाँ हमें तेज़ बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ आप लोगों को कॉमा यूज़ करना है, इन सब बारे में। थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या है? वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। मतलब जो वाचन हम लोग करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, हम लोग शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा सकते हैं। मतलब बच्चों को, जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो हमें पता चलेगा ये गलत पढ़ रहा है या सही पढ़ रहा है। तो जब बच्चा पढ़ता है तभी हमको पता चलता है कि बच्चा सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो उसमें जो पढ़ने में उसकी गलतियां होती हैं वो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, कहाँ पे छोटी की मात्रा का ध्यान देना है, कहाँ बड़ी की मात्रा का ध्यान देना है, कहाँ छोटू ऊ की मात्रा का ध्यान देना है, कहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। ये हम बच्चे को तभी बता सकते हैं जब बच्चा बोल बोल के पढ़ेगा। तो इसलिए वाचन द्वारा बच्चों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना इसका उद्देश्य होता है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है? आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सकता है। मतलब जो बच्चे ने चीज़ें सीखी हैं उसे बच्चा दूसरों को भी बता सकता है। कैसे? रीडिंग के थ्रू, पढ़ के कोई चीज़ को या बोल के, पठन के द्वारा बच्चा बता सकता है कि उसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आगे देखते हैं।
फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है आपका बच्चों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उनके भाव को ठीक ठीक समझ सके। मतलब अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता है तो फिर उसे बुक के बारे में या उस टॉपिक के बारे में बच्चा कैसे समझेगा? बच्चा तभी समझेगा जब वो पढ़ेगा प्रॉपर तरीके से। इसलिए पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा तभी समझ सकता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको किस तरीके से पढ़ना है और उसका पढ़ने का भाव क्या होगा, मतलब किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरीके से वो बोल रहा है, किस तरीके से ये पढ़ रहा है। ये सब पठन के उद्देश्य होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाचन का उद्देश्य क्या होता है। ये हम लोगों ने आपके 5 पॉइंट देखे। बच्चों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड था कि बच्चे पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड था वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। उसके साथ फोर्थ है आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सकते हैं। बच्चों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उनके भाव को ठीक ठाक समझ सकें। तो ये क्या है? ये सब वाचन के ही आप लोगों के उद्देश्य हैं। ओके, आगे हम लोग समझते हैं होता है वाचन मतलब होता है पढ़ना, किसी भी चीज को पढ़ना या बांचना ही आप लोगों का वाचन है। क्या है? वाचन है। आगे समझते हैं वाचन के प्रकार। वाचन के प्रकार हम लोग देखेंगे तो 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वाचन का क्वेश्चन भी आप लोगों से 2015 में पूछा गया था और वहीं आपसे पूछा गया था कि वाचन के प्रकार क्या होते हैं। और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ रहे हो यहाँ से आप लोगों के 3-4 नंबर जो है ये फिक्स हो जाएंगे आज की क्लास से और आज की टॉपिक से। तो समझते हैं हम लोग कि वाचन के 2 प्रकार होते हैं। वाचन के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे वाचन के प्रकार। तो आपके वाचन के जो प्रकार हैं वो आपके 2 प्रकार होते हैं। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है साक्षर वाचन और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉपी के ऊपर डाल लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप लोगों को अपने डीएलएड के 4th सेमेस्टर तक आप लोगों को ये टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही आपको टेट, सुपर टेट और सी टेट में भी ये टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलना है। ओके, देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका साक्षर वाचन। और साक्षर वाचन के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। मतलब पहले वाचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है साक्षर वाचन और दूसरा है आपका मौन वाचन। फिर जो साक्षर वाचन है उसके ही आप लोगों के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आदर्श वाचन और दूसरा है आपका अनुकरण वाचन। ओके, ये दोनों समझ में आए आपको? आगे देखते हैं अनुकरण वाचन जो है उसके आप लोगों के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो समवेत वाचन और दूसरा होता है व्यक्तिगत वाचन। क्या होता है? पहला है आपका समवेत वाचन और दूसरा होता है व्यक्तिगत वाचन। ये किसके आपके टाइप है? ये आपके अनुकरण वाचन के ही 2 टाइप्स हैं। ओके, आगे समझते हैं आगे क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मौन वाचन को कि मौन वाचन क्या होता है। समझते हैं मौन वाचन क्या होता है। मौन वाचन देखते तो मौन वाचन के आपके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो धूर्त वाचन और दूसरा होता है गंभीर वाचन। क्या होता है? एक तो धूर्त वाचन होता है, दूसरा होता है गंभीर वाचन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साक्षर वाचन के बारे में कि साक्षर वाचन क्या होता है। साक्षर वाचन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। उसी के साथ आप लोगों के मौन वाचन देखेंगे तो मौन वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं। एक तो धूर्त वाचन और दूसरा होता है गंभीर वाचन। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, मतलब आप हिंदी में कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के टेट, सीटेट और सुपर टेट तक जाने वाला है। आप समझ रहे हो? इस वजह से आप लोगों को इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं हम लोग। अब आपका जो नेक्स्ट है वो देखेंगे हम लोग साक्षर वाचन के बारे में समझेंगे कि साक्षर वाचन क्या होता है। तो साक्षर वाचन से आप लोगों का 2015 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि साक्षर वाचन क्या होता है और ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर में था और आपका अति लघु उत्तरी में पूछा गया था कि साक्षर वाचन क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे साक्षर वाचन क्या होता है। चलिए समझते हैं हम लोग साक्षर वाचन के बारे में। साक्षर वाचन क्या होता है? स्वर सहित वाचन साक्षर वाचन होता है। मतलब किसी भी चीज को स्वर सहित पढ़ना ही आप लोगों का, देखो वाचन का मतलब आप फिर से समझ लें। वाचन अभी आपको बहुत सारी जगह सुनने के लिए आएगा, मतलब सुनेंगे आप लोग। तो वाचन मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। वाचन मतलब पढ़ना होता है। ओके, तो स्वर सहित पढ़ना ही आप लोगों का साक्षर वाचन कहलाता है। इसमें लिखा गया है, देखिए इसको अगर हम लोग 20 से कट करते हैं तो ये क्या है? ये आपका स्वर हो गया और ये हो गया सा। तो सा मतलब क्या है? स्वर सहित पढ़ना। स्वर मतलब स्वर, सा मतलब सहित। तो स्वर सहित वाचन करना ही आप लोगों का साक्षर वाचन कहलाता है। सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज है, इसलिए आपको इस चीज को समझना है कि स्वर सहित वाचन ही आप लोगों का साक्षर वाचन कहलाता है। अर्थात
लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर शास्त्र पढ़ना ही आप लोगों का शास्त्र वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? शास्त्र वाचन कहलाता है। मतलब कोई लिखी हुई विषय वस्तु है, उसको अगर आप लोग देख देख के पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो आप लोगों का शास्त्र वाचन कहलाएगा। ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं शास्त्र वाचन की। अच्छा, डेफिनेशन कंफर्म हो, ये मुझे थम्स अप करके फटाफट बताइए। फटाफट मुझे ये बताएं आप लोग कि आपकी शास्त्र वाचन की डेफिनेशन आपको कंफर्म हुई। उसके आगे नेक्स्ट हम लोग और चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी डाउट है तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग समझेंगे शास्त्र वाचन के टाइप्स कितने होते हैं। तो शास्त्र वाचन के आप लोगों के शास्त्र वाचन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। देखते हैं कौन से 2 प्रकार होते हैं, समझेंगे हम लोग। अब शास्त्र वाचन के प्रकार कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो शास्त्र वाचन के 2 प्रकार होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने वाचन के प्रकार देखे थे। तो वाचन के 2 प्रकार होते थे, शास्त्र वाचन और मौन वाचन। तो शास्त्र वाचन के हम लोगों ने देखे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आदर्श वाचन के बारे में। तो आप लोगों को डेफिनेशन डाल लेनी है कि आदर्श वाचन क्या होता है। तो फटाफट आप लोग हेडिंग डालिए कि आदर्श वाचन क्या होता है। आप लोगों को अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लेनी है आदर्श वाचन। अब समझते हैं आदर्श वाचन के बारे में। शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। मतलब जो शिक्षक वाचन करता है या जो शिक्षक पढ़ता है वो क्या है? वो आपका आदर्श वाचन है। आपको समझ आ रहा है? जो कोई भी टीचर जो है वो अगर कुछ भी पढ़ रहा है तो वो क्या है? आदर्श वाचन। क्लास में जो टीचर वाचन करते हैं या जो आपको पढ़ाते हैं वही आपका आदर्श वाचन कहलाता है। टीचर, देखिए सबसे बड़ी बात है, ऐसे समझिए, टीचर जो है वो आदर्श होते हैं ना। हम लोग के, जब हम लोगों से टीचर बड़े हैं, उनके पास ज्ञान भी ज़्यादा है, तो टीचर हम लोग के कौन हुए? आदर्श हुए ना। इसलिए ऐसे आपको याद कर लेना है। टीचर के लिए जो वाचन होता है, आदर्श वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो आपका आदर्श वर्ड है ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? तो आदर्श वर्ड जो है ये आप लोग के, हम लोग टीचर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उनमें सारे आदर्श होते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन ही आप लोगों का आदर्श वाचन कहलाता है। तो हम लोग को समझना है क्या है डेफिनेशन इसकी। आपको कहीं भी कोई भी आपसे अगर पूछ ले कि आदर्श वाचन क्या होता है, तो सीधे आप बताएंगे आदर्श से आप लोगों को याद आएगा टीचर, और टीचर से आप लोगों को याद आएगा कि शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन ही आप लोगों का क्या कहलाता है? आपका आदर्श वाचन कहलाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं और क्या है आदर्श वाचन में, किसे कहते हैं। क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। मतलब जो टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं वो आदर्श ही होता है ना हम लोगों के लिए, इसलिए ये आपका आदर्श वाचन होता है। इसलिए अध्यापक को वाचन में कोई त्रुटि नहीं करना चाहिए। टीचर को हम लोग आदर्श मानते हैं, इसलिए अध्यापक जब भी वाचन करे या जब भी बच्चों को पढ़ाए तो उस टाइम टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे कोई त्रुटि ना हो, मतलब कोई गलती वगैरह ना हो, तथा वह वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करे। मतलब जब अगर बच्चों ने ये माना है कि टीचर्स आदर्श हैं, तो टीचर्स को भी ऐसा बिहेवियर क्लास में करना चाहिए जिससे कि बच्चों को लगे कि ये आदर्श वाचन कर रहे हैं। मतलब जब भी टीचर वाचन करे तो कोई त्रुटि ना करे, या कोशिश करे कोई त्रुटि ना हो, प्रॉपर तरीके से मतलब ध्यानपूर्वक बच्चों को समझाए, और बच्चों को अगर समझ नहीं आए तो उनकी बातों को सुने और फिर से उनको समझाए। तो ये क्या होता है? आदर्श वाचन। मतलब टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है तो प्रॉपर फोकस करके क्लास में वो पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो वो क्या होगा? वही आप लोगों का आदर्श वाचन कहलाएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को आदर्श वाचन समझ में आया कि आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन होता है शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला आपका आदर्श वाचन कहलाता है। सबसे इजी आप लोगों की डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को इजी वर्ड्स में ही प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिससे कि आप बहुत जल्दी याद कर लें, केवल एक बार समझ के। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अनुकरण वाचन के बारे में कि अनुकरण वाचन क्या होता है, वो समझेंगे। छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। मतलब क्या होता है अनुकरण वाचन का? छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या होता है? तो छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन होता है। मतलब जब टीचर आपको कुछ पढ़ाता है उसे ही आप लोग, अनुकरण मतलब होता है रिपीट करना। क्या होता है? रिपीट करना। किसका मतलब? अनुकरण का मतलब होता है रिपीट करना। तो टीचर जब पढ़ाते हैं तो उसको आदर्श वाचन कहते हैं, और बच्चा उनका रिपीट करते हैं उनकी चीज को, या फिर पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुकरण वाचन। मतलब छात्रों के द्वारा किया जाने वाला आपका वाचन जो होता है वो आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। आगे देखते हैं। क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ना, जो टीचर के द्वारा किया जाए, अनुकरण वाचन जो छात्रों या बच्चों के द्वारा किया जाए। जब टीचर आप लोगों को क्लास में पढ़ाता है तो बच्चा उनकी बातों का अनुकरण करता है, इसलिए आप लोगों का ये वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। तो दोनों चीजें आप लोगों को कंफर्म हो गई ना? ओके, दोनों चीजें कंफर्म हुई आपको? ये बताइए मुझे, शास्त्र वाचन और आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन दोनों चीजें कंफर्म हुई आपको? जल्दी बताइए। कोई
अब हम लोग यहाँ देखेंगे आप लोगों का जो ये आप लोगों का अनुकरण वाचन होता है उसके आपके दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अनुकरण वाचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ लिखा हुआ है कि अनुकरण वाचन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम लोग समझेंगे अनुकरण वाचन के। तो आप लोगों के अनुकरण वाचन के पहला प्रकार होता है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा प्रकार जो है वो होता है सामूहिक वाचन। क्या होता है? सामूहिक वाचन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत वाचन के बारे में। तो आप लोगों को अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लेनी है व्यक्तिगत वाचन। क्या होता है व्यक्तिगत वाचन उसके बारे में हम लोग समझेंगे। व्यक्तिगत वाचन क्या होता है उसको समझते हैं। किसे कहते हैं व्यक्तिगत वाचन? इसमें बालक अकेला जोर से उच्चारण करता हुआ उचित आरोह अवरोह गति स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। मतलब जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो अकेले जोर जोर से पढ़ता है। व्यक्तिगत मतलब आप व्यक्ति का मतलब आप समझ रहे हो, पर्सनली मतलब कोई एक व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब है कोई एक व्यक्ति जब अकेला उच्चारण करता है या पढ़ता है जोर जोर से तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत वाचन। आपको व्यक्तिगत वाचन को कैसे याद रखना है? आपको व्यक्तिगत वाचन को याद रखना है कि व्यक्तिगत मतलब एक बच्चा होता है, इसलिए वो आप लोगों का व्यक्तिगत वाचन होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत वाचन होगा। आपको समझ में आया? इसमें बालक अकेला जोर जोर से उच्चारण करता हुआ उचित आरोह अवरोह गति स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। मतलब जब बच्चा अकेला होता है तो वो जोर जोर से पढ़ता है। आपने छोटा बच्चा देखा होगा ना, वो जोर जोर से कैसे पढ़ता है? छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई, जोर जोर से पढ़ता है। अकेले बैठा है एक कोने में और बुक ले ली अपनी और पढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? वो आपका व्यक्तिगत वाचन होगा, जिसमें कोई एक बच्चा प्रॉपर अकेले बैठ के वाचन करता है। ओके, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इस प्रकार के वाचन से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अकेले बैठ के वाचन करते हो, चीज़ों को समझते हो, तो आपका जो आत्मविश्वास है या फिर आप कह सकते हो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका अप होता है। क्या होता है? अप होता है। इसके साथ इसमें वाचन संबंधी कमियों का पता लग जाता है। जब कोई वाचन जोर जोर से करता है तो जैसे मम्मी के सामने बच्चा वाचन करे तो मम्मी बताती है इस शब्द को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, इसे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, यहाँ आप गलती कर रहे हो, यहाँ नहीं कर रहे। तो गलतियों का पता जो है वो आपके व्यक्तिगत वाचन में ही चलता है, क्योंकि बच्चा जोर जोर से पढ़ता है तो कोई भी सुनता है तो उसे बताता है कि वो इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा है या इसे गलत पढ़ रहा है। ओके, उसे दूर किया जा सकता है। मतलब बच्चे की जो गलतियां हैं, जो गलत उच्चारण है, उसे दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? वो आपका व्यक्तिगत वाचन के द्वारा किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग इसे समझा, आपको समझ आया कि व्यक्तिगत वाचन होता है जिसमें बच्चा अकेले बैठ के वाचन करता है या कोई भी बच्चा अकेले उच्चारण करते हुए पढ़ता है उचित आरोह अवरोह के साथ। आरोह अवरोह क्या होता है ये हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। गति क्या होता है ये भी कल की क्लास में डिस्कस किया था। स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने 8th क्लास नहीं देखी है तो आप लोग फटाफट 8th क्लास देखाइए, बिकॉज वो क्लास भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ आया व्यक्तिगत वाचन क्या होता है। आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। पहला आपका व्यक्तिगत वाचन था, दूसरा आपका सामूहिक वाचन था। क्या था? दूसरा आपका सामूहिक वाचन था। तो अब हम लोग समझेंगे सामूहिक वाचन के बारे में। किसके बारे में? सामूहिक वाचन के बारे में। सामूहिक वाचन को ही हम लोग कहते हैं सामयिक वाचन। क्या कहते हैं? सामयिक वाचन जो होता है वो आपका सामूहिक वाचन होता है। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, तो ये क्या था? ये सब सामूहिक वाचन मिलकर वाचन करते थे ना, तो यही आपका क्या था? यही आप लोगों का सामूहिक वाचन कहलाता था। क्या कहलाता था? सामूहिक वाचन कहलाता था। ओके, तो आपको समझ में आया सामूहिक वाचन और व्यक्तिगत वाचन क्या होता है। तो सामूहिक वाचन वो होता है जिसमें सभी बालक एक साथ मिलकर समूह में साक्षर वाचन करते हैं। ओके, आगे समझते हैं। ये छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। ये जो वाचन है ये आपकी छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चा साथ में रटते हुए पढ़ता है। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से ईख, बड़ी से इमली, इस तरीके से आपका 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इस तरीके से वो क्या करता था? वो आपका याद करता था। मतलब सब बच्चे साथ में उसको पढ़ते थे, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आप लोगों को याद होगा। तो ये क्या था? ये सब आप लोगों का सामूहिक वाचन कहलाता था। ओके, अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि पहाड़े याद करना। जब हम लोग पहाड़े याद करते थे तो क्या करते थे? साथ साथ में सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे। जब हम लोग छोटी छोटी कक्षाओं में होते थे तो आराम से एक जगह बैठ गए और बस जोर जोर से पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। आगे है कविताएं, हम लोग कविताएं पढ़ते थे। कोई जैसे लिटरेचर स्टार वाली जो थी उसे हम लोग पढ़ते थे। तो ये क्या था? ये आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि पहाड़े याद करना, कविताएं याद करना। तो ये आपको समझ में आया कि जब हम लोग कक्षा में बैठते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं कि जब सारे बच्चे कक्षा में एक साथ बैठ जाते हैं, फिर वहाँ टीचर उच्चारण करवाता है कि आप पढ़िए छोटा से आम, छोटा से अनार, बड़ा से आम। तो ये सब क्या है? ये सब आपका समूह वाचन के अंतर्गत ही आता है। क्या आता है? समूह वाचन के अंतर्गत ही आता है। आगे समझते हैं। 2015 और 2016 में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल भी यहाँ वहाँ होकर मत पढ़ें। थोड़ा सा सीरियस होकर आप लोग बैठ जाएं और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। आप जितना ईजी समझ रहे हो उतना ईजी नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। ओके, जैसे ये साक्षर वाचन, मौन वाचन, ये अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक है। तो इसको प्लीज इग्नोर ना करके आप इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ने बैठ जाएं, बातें थोड़ी कम करें। आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके उत्तम साक्षर वाचन का? पढ़ते समय अर्धविराम
अल्पविराम और पूर्णविराम पर ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई बच्चा रीडिंग करे या आप रीडिंग करें या मैं रीडिंग करूं तो सबसे ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अर्धविराम कहाँ लगाना है, अल्पविराम का यूज़ कहाँ करना है, पूर्णविराम कहाँ लगाना है। ये हम लोग अभी विराम वाला एक आपका टॉपिक है आप लोग की हिंदी में, तो वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि अर्धविराम किसे कहते हैं, अल्पविराम किसे कहते हैं और पूर्णविराम किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। इसका नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, उत्तम शास्त्र वाचन का। तो प्रत्येक शब्द वर्ण का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए, मतलब जो क्या है शुद्ध रूप से करना चाहिए। ये क्या है आपका उत्तम शास्त्र वाचन का गुण है। थर्ड गुण क्या है, थर्ड गुण है कि वाचन में प्रवाह एवं गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको फास्ट होना है, कहाँ आपको स्लो होना है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके उत्तम शास्त्र वाचन के गुण है। आगे फोर्थ गुण देखते हैं। फोर्थ गुण है वाचन उसी विषय का करना चाहिए जिसमें आपको रुचि हो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, वाचन उसी विषय में करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपकी अगर कोई इंटरेस्टिंग बुक ही नहीं है, तो आप उसको अच्छे से पठन करेंगे, मतलब उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो बुक आपको पसंद ही नहीं है तो आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे भी नहीं। तो आपको पाठन उसी या पठन उसी चीज़ का करना चाहिए जो चीज़ आपको पसंद हो, मतलब जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, तो उसी विषय को आपको पढ़ना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आपको समझ में आया उत्तम शास्त्र वाचन क्या होता है। तो आज आपको समझ में आई ये चीज़ कि शास्त्र वाचन क्या होता है, पूरा आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे मौन वाचन में। आपके वाचन के दो टाइप्स थे, कौन कौन से, एक तो आपका शास्त्र वाचन और दूसरा था आप लोगों का मौन वाचन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मौन वाचन के बारे में कि मौन वाचन क्या होता है। तो देखते हैं मौन वाचन क्या होता है। क्या होता है मौन वाचन, ये आपका सेकंड टाइप है वाचन का। इसे हम लोग प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये अपनी कॉपी में नीचे नोट डाउन कर लेना है कि यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। समझते हैं क्या होता है मौन वाचन। लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना ही आपका मौन वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, मौन वाचन क्या कहलाता है, समझते हैं इसको मौन वाचन को प्रॉपर तरीके से। जब हम लोग मौन मतलब होता है शांत रह के पढ़ना। क्या होता है, मौन मतलब होता है शांत रह के पढ़ना, जबकि शास्त्र मतलब होता है स्वर सहित पढ़ना या जोर जोर से पढ़ना आपका। तो ये क्या होता है, शास्त्र वाचन। और मौन मतलब होता है शांत रहना। तो मौन वाचन में भी यही होता है। मौन वाचन मतलब आप मन ही मन पढ़ रहे हो कोई चीज़। आप लोगों ने देखा होगा दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो होते हैं वो बोल बोल के पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ज़्यादा बेस्ट समझते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो मन मन में ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या बेस्ट समझते हैं। तो दो टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक तो जो बोल बोल के पढ़ते हैं और दूसरे जो है वो मन ही मन पढ़ते हैं। तो जो बोल बोल के पढ़ते हैं उनको हम लोग शास्त्र वाचन कहते हैं, और जो मन ही मन पढ़ते हैं उन्हें हम लोग मौन वाचन कहते हैं। तो मौन वाचन क्या होता है, कोई भी लिखित सामग्री है उसको अगर हम लोग मन ही मन चुपचाप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, आवाज़ हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, मुंह हमारा बंद रहना चाहिए और मन ही मन हम उसको पढ़ रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी मौन वाचन। क्या कहलाता है, वो आपका मौन वाचन कहलाता है। ओके, आगे समझते हैं हम लोग। तो मौन वाचन की डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों की। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे जब बच्चा मौन वाचन सीख जाता है, जब बच्चा मौन वाचन मतलब मन ही मन पढ़ना सीख जाता है, तो वह शास्त्र वाचन का प्रयोग कम करता है। मतलब जब बच्चा मन ही मन पढ़ना सीख जाता है तो वो बोल बोल के कम पढ़ता है। आगे देखते हैं, क्योंकि मौन वाचन में थकान कम होती है। जो आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट होती है, जबकि अगर आप मन ही मन पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो कम वेस्ट होती है। आगे देखते हैं, और समय की बचत भी होती है। जब हम लोग मन मन पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी जल्दी हम लोग मन मन में चीज़ें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन अगर हम लोग बोल बोल के पढ़ेंगे तो आप लोगों की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगी और साथ ही आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको समझ में आई कि यहाँ तक हम लोग पहले समझ लेते हैं मौन वाचन क्या होता है। कोई एक छोटा बच्चा है, कोई हम लोग छोटा बच्चा लेते हैं जो कि आपका 4-5 साल का है। ओके, तो जब वो 4-5 साल का होता है तो क्या होता है, वो बोल बोल के पढ़ता है। जब वो कुछ भी पढ़ेगा, अगर वो पढ़ रहा है कोई भी शब्द पढ़ रहा है, कमल पढ़ रहा है तो बोलेगा का म ला कमल। फिर अगर उसने आम पढ़ा तो आ म आम। इस तरीके से बच्चा पढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता जाता है फिर वो उस बच्चे को प्रॉपर तरीके से, मतलब उस शब्द को प्रॉपर तरीके से बच्चा पढ़ने लगता है। फिर वो पढ़ने लगता है कमल। क्या होता है, ये मम्मा ने पूछा ये क्या होता है, तो बच्चा बताएगा कमल। ऐसे ही वहाँ लिखा हुआ है अनार, तो बच्चा पढ़ेगा अनार। वो प्रॉपर तरीके से पढ़ने लगा है। लेकिन वो बच्चा और बड़ा होगा, जब बच्चा और बड़ा होगा तो अब वो बोल बोल के नहीं पढ़ेगा, अब वो मन ही मन पढ़ लेगा। जैसे कि आम, अनार, सेव, ये क्या है, ये सब उसके मन ही मन पढ़ रहा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने में एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसके साथ ही थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, और मन में आप लोग चीज़ें अच्छे प्रकार से समझ सकते हो, आपकी एनर्जी कम वेस्ट होगी। इसलिए आप लोगों का मौन वाचन जो है वो एक बहुत अच्छा मेथड होता है पढ़ने का। जो बच्चे मन ही मन पढ़ते हैं उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, साथ ही एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा बचती है। तो आगे देखते हैं, ये आपका बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। अगर आप लोग प्रॉपर्ली तरीके से अपने नोट्स बना लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो सीरियसली ये आपका बिल्कुल भी टफ नहीं है। मतलब जितनी मैं चीज़ें बताती हूँ इतनी इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ, जैसे कि अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो एक बार आपको नोट्स बना लेना है, फिर प्रॉपर मेरी क्लासेस एक बार और देख लेनी है, देन अब आपको अपनी नोट्स से रिवीजन करते रहना है। ओके, आगे समझेंगे। मौन वाचन के समय छात्र
चिंतन भी करता है। जब बच्चा मन ही मन पढ़ता है तो वो क्या करता है, वो आपके अंदर ही अंदर सोचता भी है, उसके बारे में विचार करता है, सोचता है। आगे देखते हैं। और सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम होता है। मतलब जब कहीं बच्चा समूह में पढ़ रहा हो तो अगर वो मन ही मन पढ़ता है तो वो क्या होता है, वो आपका मौन वाचन होता है। मतलब एक बहुत भीड़ है कहीं पे, ठीक है, अगर आप वहाँ बोल बोल के पढ़ेंगे तो नॉर्मल ही पता है ना, दूसरे को भी डिस्टर्ब होगा। जैसे कि एग्जाम में अगर आप रीड करते हो अपने क्वेश्चन को, तो अगर आप बोल बोल के रीड करोगे तो फिर नॉर्मल सी बात है ना, बगल वाले को भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन को मन ही मन पढ़ लेंगे तो वो क्या होगा, तो बगल वाले को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और ये आपका बेस्ट मेथड है कि आपको चीज़ भी समझ में आ जाएगी और बगल वाले को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, बगल वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो जो मौन वाचन होता है उसमें क्या आप मन ही मन पढ़ते हो, जबकि शास्त्र वाचन में क्या है, या सामूहिक वाचन में क्या होता है, उसमें आप लोग बोल बोल के पढ़ते हो। ओके, तो सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम होता है। समझ में आया आप लोगों को? आगे देखते हैं हम लोग। जहां भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। समझते हैं। मौन वाचन करते समय अध्यापक को बच्चों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए। जब बच्चा मौन वाचन कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, टीचर को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि बच्चा पढ़ भी रहा है या वो ऐसे नॉर्मल शांत बैठा है। लेकिन इससे ये पता नहीं लगा सकते ना कि बच्चा पढ़ रहा है या फिर कहीं और ही ख्यालों में डूबा हुआ है, ये तो नहीं पता चल सकता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, जब बच्चा मौन वाचन कर रहा हो तो टीचर को कहीं बीच से क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चा पढ़ रहा है या फिर बच्चा कहीं और ही डूबा हुआ है या कुछ सोच रहा है। ओके, आगे देखते हैं। जिससे पता चल सके कि बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है या नहीं। टीचर जब बीच से क्वेश्चन पूछेंगे तब जब रीडिंग कराते थे टीचर, तो क्या होता था कि आप लोगों से कहते थे उंगली रख के पढ़ो, और आप लोगों का थोड़ा ध्यान भटका और आपकी उंगली हटी और टीचर ने पूछ लिया कि बताइए मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। याद है आप लोगों को? आप लोग को अपनी क्लासेस की स्टोरीज याद है, जो आप लोग क्लास में होते थे, टीचर पढ़ा रहे होते थे और अचानक हम लोग कहीं खो जाते थे, और 2 मिनट बाद टीचर ने खड़ा करके पूछा बताओ कहाँ पे पढ़ा रहे थे ये, या कोई बच्चा पढ़ रहा था तो कहाँ पे पढ़ रहा था, हम लोग एक दूसरे की फेस देख रहे हैं, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं उस बुक में कि कहाँ पे पढ़ा रहे थे। याद है आप लोगों को? तो ऐसा सबके साथ ही होता रहता था। तो ये क्या था, ये आपका मौन वाचन था। मतलब मन ही मन पढ़ना आपका मौन वाचन कहलाता है। आगे देखते हैं। मौन वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मौन वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा मौन वाचन, अब हम लोग देखेंगे मौन वाचन के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका धूर्त वाचन। तो धूर्त वाचन के बारे में हम लोग समझते हैं कि धूर्त वाचन क्या होता है। शीघ्रता पूर्वक या जल्दी जल्दी किया जाने वाला पठन आप लोगों का धूर्त वाचन कहलाता है। मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी या बहुत शीघ्रता से हम लोग पढ़ते हैं ना जिस चीज़ को, वो आपका धूर्त वाचन होता है। आगे समझते हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन की प्राप्ति करना होता है। मतलब जो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कोई हम लोगों ने मैगजीन ली या फिर कोई हम लोगों ने कॉमिक्स की बुक्स ली, तो क्या उसे जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग मनोरंजन प्राप्त करते हैं, मतलब उसे पढ़ने में हम लोग खुशी आती है, इसे हम लोग कहते हैं धूर्त वाचन। मतलब इंजॉय के साथ पढ़ना ही आप लोगों का धूर्त वाचन है, या जल्दी जल्दी पढ़ना या शीघ्रता से पढ़ना आपका धूर्त वाचन कहलाता है। ओके, आगे समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे धूर्त मौन वाचन के निम्न उद्देश्य होते हैं। मतलब जो धूर्त वाचन होता है, जो मनोरंजन के लिए वाचन होता है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, वो देखते हैं। पहला है सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। जो भाषा सीखी है उसे जल्दी जल्दी पढ़ के अभ्यास करना। उसके साथ ही सूचना एकत्र करना। जो हम लोग कोई सूचना एकत्र करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड है आनंद प्राप्त करना। जब आप कोई कॉमिक्स की बुक्स पढ़ते हो या कुछ भी आप नई कोई मैगजीन वगैरह आई उसे पढ़ते हो, तो क्या होता है उसमें हम लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं ना, खुश होना चाहते हैं, या कोई स्टोरी वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उसकी रीडिंग हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो आपको धूर्त वाचन समझ में आया कि धूर्त वाचन क्या होता है? धूर्त वाचन होता है फास्ट फास्ट पढ़ना ही आपका धूर्त वाचन होता है। नेक्स्ट प्रकार जो है वो है आप लोगों का गंभीर वाचन। अब हम लोग समझेंगे गंभीर वाचन क्या होता है। ओके, तो गंभीर वाचन के बारे में समझेंगे। गंभीर वाचन, गंभीर मौन वाचन समझेंगे हम लोग। ये क्या है? ये मौन वाचन का ही आपका टाइप है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। ये धूत्र नहीं है, दा के नीचे रा लगा हुआ है, तो दूत्र है ये आपका। ओके, दूत्र दा है। आगे समझते हैं। गंभीर अथवा गहन पठन गंभीर वाचन में पाठ वस्तु प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। मतलब जो आपका गंभीर वाचन होता है उसमें क्या होता है? गहन तरीके से हम लोग पाठन करते हैं या वाचन करते हैं। ओके, तो समझते हैं। तो आपका जो गंभीर वाचन होता है, गंभीर वाचन मतलब गहन पठन करना या गहन वाचन करना या गंभीर वाचन कहते हैं। आप वाचन का मतलब तो समझ गए ना, ये बताइए। बिल्कुल, जब कोई चीज़ हम लोग याद कर रहे हैं या चीज़ को समझ रहे हैं तो वो क्या होता है? गहन पठन होता है। मतलब हम लोग गहन तरीके से पढ़ रहे होते हैं। कोई टफ चीज़ हो गई या फिर कोई आप रामायण वगैरह पढ़ते हो तो वो सब क्या होता है कि गहन पठन होता है। ओके, तो गंभीर वाचन में पाठ वस्तु के प्रत्येक शब्द को पढ़ना या समझना आवश्यक होता है। जब हम लोग रामायण या कुरान वगैरह पढ़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है? हम लोग गहन पठन कर रहे होते हैं या गहन वाचन कर रहे होते हैं। ओके, आगे समझते हैं। गंभीर मौन पठन के लिए निम्न उद्देश्य है। जो गंभीर मौन पठन है उसके लिए आपके निम्न उद्देश्य होते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, लिखे हुए को पढ़ना ही आपका वाचन कहलाता है। ओके, आगे समझते हैं। बिल्कुल राइट आंसर दिया आप लोगों ने। नवीन सूचना एकत्र करना आपका गंभीर मौन वाचन का उद्देश्य होता है। क्या होता है? नवीन जो सूचना है उसको एकत्र जो हम लोग करते हैं, कोई नई नई सूचना को या कोई नोटिस वगैरह आता है तो हम लोग बड़े ध्यान से उसको पढ़ते हैं। जो हम लोग अपना पेपर जो है एग्जाम का पेपर होता है उससे हम लोग रीड करते हैं तो क्या करते हैं? उस टाइम हम लोग गंभीर मौन वाचन करते हैं। मतलब मन ही मन हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं, बहुत गहन तरीके से देख रहे होते हैं। आगे देखते हैं। सेकंड जो है विषय वस्तु व भाषा पर
अधिकार। जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जब गहन हम लोग वाचन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, विषय वस्तु जो है वो आपकी जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, थर्ड जो है वो है आप लोगों का केंद्रीय भाव की खोज करना। मतलब हम लोग देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब जो भी आप लोगों का नोटिस आया है या जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है उसका मेन कंक्लूजन क्या है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सूचना एकत्र करना आपका फर्स्ट उद्देश्य था गंभीर मौन वाचन का। आगे सेकंड उद्देश्य जो है वो है विषय वस्तु व भाषा पर अधिकार करना। थर्ड उद्देश्य जो है वो है केंद्रीय भाव की खोज करना। तो ये 3 आप लोगों के गंभीर मौन वाचन का उद्देश्य होते हैं। आगे हम लोग समझते हैं वाचन शिक्षण की विधियां क्या होती हैं, मतलब जो हम लोग वाचन करते हैं उन तो आप लोगों की वाचन शिक्षण की विधियां क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज का टॉपिक आप लोगों का बड़ा है तो थोड़ा लेंथी टॉपिक हो सकता है, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलना है। ओके, वाचन शिक्षण की विधियां। वाचन शिक्षण में अनेक विधियां का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो वाचन शिक्षण होता है उसमें अनेक विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं। ओके, आगे समझते हैं हम लोग। अब कोई भी विधि पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वाचन शिक्षण की कोई 2 विधियां बताइए, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया था, मतलब जो आपका लघु उत्तरीय आते हैं तो 2 नंबर के आते हैं, तो वहां पे आप लोगों का पूछा गया था कि वाचन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं या वाचन शिक्षण की कोई 2 विधियां बताइए। तो वहां पे आपको कोई 2 विधियां बतानी पड़ेंगी। तो आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलना है। ओके, देखते हैं, आगे समझते हैं। तो समझते हैं अक्षर बोध विधि क्या होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका अक्षर बोध विधि, समझते हैं इसको। हिंदी वर्णमाला का क्रमबद्ध अध्ययन कराना तथा स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ना। मतलब जो अक्षर बोध विधि होती है, अक्षर मतलब क्या होता है, अक्षर का मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था अक्षर और वर्ण क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं। हिंदी वर्णमाला का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही आपका अक्षर बोध विधि होती है। मतलब जो आपकी वर्णमाला है वो क्या, वो क्रम से ही पढ़ते हैं हम लोग। तो जो हम लोग क्रम से पढ़ते हैं उसे ही हम लोग अक्षर बोध विधि कहते हैं। तथा स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ना आप लोगों का अक्षर बोध विधि कहलाता है। जो स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, सब अक्षर बोध विधि थी। बच्चों को पहले अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करते हैं। देखिए आप समझ रहे हो कितना इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अक्षर बोध विधि क्या होती है। समझते हैं एक बार। मतलब कोई बच्चा है तो बच्चे को पहले हम लोग अक्षर के बारे में बताएंगे कि अक्षर क्या होता है। मतलब पहले हम लोग ये बताएंगे कि छोटा आ क्या होता है, देन हम लोगों ने बताया छोटा आ, फिर हम लोग बताएंगे शब्दों को जोड़कर, मतलब छोटा आ प्लस ना, तो ये क्या है, इस तरीके से हम लोग जब 2 शब्द जोड़ देंगे तो ये आपको क्या है, इसके बाद हम लोग कोई शब्द बनाना सिखाएंगे बच्चे को कि कोई शब्द बन गया आपका, ये आपका अन्य शब्द बन गया। फिर अन्य शब्द का हम लोग वाक्य में, मतलब इससे हम लोग एक वाक्य की रचना करना सिखाएंगे। तो बच्चों को सबसे पहले हम शब्दों के बारे में, अक्षरों के बारे में बताते हैं, फिर हम लोग शब्दों के बारे में बताते हैं और शब्दों को जोड़कर फिर हम लोग वाक्य की रचना करना सिखाते हैं। आगे समझते हैं। तो आपको समझ आया, यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। मतलब ये सबसे पुरानी विधि है, सबसे प्राचीन विधि है अक्षर बोध विधि। सबसे पहले बच्चों को अक्षर बोध विधि के द्वारा ही ज्ञान कराया जाता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दूसरी विधि जो है वो है आपकी ध्वनि साम्य विधि। इसमें जो एक सी ध्वनि वाले शब्द होते हैं ना, जैसे कि श्रम, भ्रम, क्रम, ये सब क्या है, ये आपकी सेम ध्वनि वाले वर्ड्स होते हैं, तो बच्चे जल्दी से उनको सीख जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये ध्वनि साम्य विधि जो है वो ये होती है कि इसमें सेम विधियों वाली, मतलब सेम जो ध्वनियों वाले शब्द होते हैं उनको हम लोग साथ में पढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों के श्रम हो गया, श्रम में क्या है, सेम ध्वनि निकली ना, श्रम, भ्रम, क्रम, तो इसमें क्या है, सेम ध्वनि मतलब होती है आपकी, समझ रहे हो, आवाज, मतलब जो एक सुर है आपका वो सेम निकले, तो ये क्या होगी, आपकी ध्वनि साम्य विधि होगी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अच्छा ये बताइए, आज की क्लास आपको प्रॉपर समझ में आ रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, जो कोई डाउट तो नहीं है अभी तक आप लोगों के? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक आप लोगों के कोई डाउट तो नहीं है। थर्ड जो है वो हम लोग समझेंगे वाक्य शिक्षण विधि क्या होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया जाता है। जो आपकी वाक्य शिक्षण विधि होती है उसमें क्या होता है, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया जाता है। तो देखते हैं, इसमें शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। पहले हम लोग अक्षर सिखाते हैं बच्चों को, फिर अक्षर से हम लोग शब्द सिखाते हैं और शब्द से फिर देन आप लोगों का वाक्य की रचना करना बताते हैं। ओके, आगे समझते हैं। क्योंकि बच्चा अपने मन के भावों को अक्षर और शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। अब बच्चा कुछ अच्छा सोच रहा है तो वो केवल छोटा आ में तो व्यक्त नहीं कर सकता ना अपने मन की बात को। आप लोग हमें अपनी मन की बात बताने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर आप मुझे कमेंट करते हो, बताते हो ना, मैम यहाँ प्रॉब्लम है, मैम ये बात है, मैम वो बात है, तो ये आप अपने मन के भावों को मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, मेरे साथ शेयर कर रहे हो। ओके, तो समझते हैं आगे। इसलिए पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए और अपनी मन की बातें दूसरे से डिस्कस करने के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए, इन सब के लिए आप लोगों को बच्चे को वाक्य शिक्षण विधि का प्रयोग करना सिखाना पड़ता है। जब आप बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाएंगे, अभी आप आगे समझते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाक्य शिक्षण विधि के एग्जाम्पल क्या है? तो वाक्य शिक्षण विधि के एग्जाम्पल हैं चित्रों, चार्ट, श्यामपट आदि में वाक्यों को लिखकर बच्चा शिक्षक का अनुकरण करके वाक्य बनाना सीखे और बोलना भी। मतलब
चित्र जो होते हैं, चित्रों के थ्रू बच्चा वाक्य बनाना सीखता है। जैसे कि आम है तो आप बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चा बताएगा ये आम है। फिर आप पूछेंगे ये कैसा होता है टेस्ट में, तो बच्चा बताएगा कि आम मीठा होता है टेस्ट में। तो क्या चित्र देख के बच्चा उसके बारे में वाक्य रचना करना सीख जाता है। ऐसे ही चार्ट आपका बनता है। श्यामपट मतलब होता है आपका ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। श्यामपट आप समझिए, ये आपके लिए थोड़ा न्यू वर्ड है। श्यामपट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। ओके, तो बच्चे को आप ब्लैक बोर्ड पे कोई एक, जैसे आपने आम का फल बना दिया, देन आप उससे पूछेंगे ये क्या है, तो बताएगा आम। तो आप पूछेंगे आम का क्या करते, तो बताएगा आम को खाया जाता है। इस तरीके से वाक्य रचना करना सिखाया जाता है। ओके, आगे समझते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये वाक्य शिक्षण विधि देखी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आप लोग की फोर्थ विधि जो है वो कहानी विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। ये सब विधियां हैं जिसके द्वारा आप बच्चों को पढ़ा सकते हो क्लास में जाके। ओके, तो ये कब आपके काम आएंगे, जब आप बच्चे को क्लास में पढ़ाने जाओगे तो इन विधियों को काम आएगा। मतलब जो वाचन शिक्षण की विधियां हैं, आप अक्षर बोध के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप वाक्य शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद कहानी विधि के द्वारा आपको बच्चों को पढ़ाना है। ओके, तो समझते हैं कहानी विधि क्या होती है। आपको हेडिंग डाल लेनी है अपनी नोटबुक में, कहानी विधि। आप समझते हैं इसके बारे में। अनेकों चित्रों की सहायता से बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। कोई आपने चित्र बना दिया, उसके बाद आप उस बच्चे को, आपने कोई चित्र ब्लैक बोर्ड पे बना दिया, देन आप उस चित्र के बारे में बच्चों को प्रॉपर कहानी बता रहे हो या कोई एक स्टोरी बता रहे हो, तो ये क्या है, यही आपकी कहानी विधि होती है, जिसमें आप कोई एक फिगर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे बना देते हो और उसके बारे में आप प्रॉपर चीजें बच्चों को बताते हो। तो हम लोग समझते हैं, अनेकों चित्रों की सहायता से बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। चित्रों के द्वारा कहानी सुनाने से बच्चों को कहानी याद भी हो जाती है। अगर आप बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी सुनाते हो या बताते हो कोई स्टोरी, तो बच्चे को जल्दी याद कर लेता है उस स्टोरी को, उस कहानी को, और वो समझ जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी कराया जाता है। मतलब बच्चों को कहानियां सुनाकर, बच्चों को चीज़ें बताकर बच्चे की नैतिक शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा होता है कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से ज्ञान कराना कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो इन सब चीज़ों को ज्ञान कराना क्या होता है, आप लोगों का नैतिक शिक्षा कहलाता है। तो ये क्या है, यही आप लोगों का कहानी विधि कहलाती है। कहानी विधि के द्वारा बच्चों को कोई भी चीज़ जल्दी से बताई जा सकती है। मतलब आप लोग को याद हो कि आप लोग की दादी, नानी या फिर मम्मी आपको कहानियां सुनाती होंगी, बहुत सारी स्टोरीज सुनाती होंगी। तो ये सब क्या होता है, कहानी विधि के द्वारा हम लोग बहुत जल्दी कोई स्टोरी सीख जाते हैं। आज के टाइम में भी हम लोग कोई कहानी से अगर कोई स्टोरी को रिलेट कर दिया जाता है, किसी चीज़ को कोई स्टोरी से रिलेट कर देते हैं, तो वो जल्दी हम लोग को बात याद आ जाती है और साथ ही हम लोग उसे जल्दी लंबे समय तक समझ सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को एक स्टोरी के फॉर्म में सुन लेते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को लंबे समय तक याद भी रहती है। उसके साथ ही हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से समझ भी जाते हैं। ओके, हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। अब समझते हैं आगे, कहानी विधि छोटे बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी सुनना पसंद होता है। तो उस कहानी विधि जो है ये छोटे बच्चों पर लागू होती है, क्योंकि छोटे बच्चे कहानी के द्वारा ही चीज़ें सीखते हैं और जल्दी से उन्हें वो चीज़ याद भी हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे। देखते हैं सामूहिक पठन विधि। सामूहिक पठन विधि क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें सभी बच्चे साथ में पठन करते हैं। मतलब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जैसे कि पहाड़ों का या गीतों को पढ़ना, कविताओं को पढ़ना, सभी छात्र एक साथ अनुकरण करते हैं। मतलब जब बच्चों को पहाड़ा याद कराए जाते हैं या गीत याद कराए जाते हैं, कविताएं, तो उसमें क्या होता है, सब बच्चे एक साथ में समूह में बोलते हैं या समूह में पढ़ते हैं। इसमें लय, गति, आरोह अवरोह सहित पठन किया जाता है। इसमें मतलब प्रॉपर, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसमें क्या लय भी है, गति भी है, आरोह अवरोह भी है। तो इन सबके साथ आप लोगों का सामूहिक जो पठन है वो किया जाता है। आगे समझते हैं। परंतु इस विधि से आसपास की कक्षाओं में परेशानी हो सकती है। आप लोग को याद होगा, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग बहुत तेज तेज पढ़ते थे, तो जो बगल की बड़े बच्चों की क्लास होती थी वो डिस्टर्ब हो जाती, तो वहाँ के टीचर कहने आते थे कि थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पढ़ो, बगल में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसी तरीके से जब बच्चा ये लय बनाकर जो आपके सामूहिक पठन करते हैं, इसमें क्या डिस्टर्बेंस होता है जो आपके अगल बगल क्लासेस होती हैं। तो हम लोगों ने समझा सामूहिक पठन के बारे में। किसके बारे में, सामूहिक पठन होता है एक साथ बच्चों का पढ़ना या एक साथ बच्चों को पढ़ाना, जैसे कि पहाड़ों को याद कराना, गीतों को याद कराना और कविताओं को पढ़ाना। आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। ये कुछ विधियां हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके टेट के एग्जाम में, CTET के एग्जाम में सभी जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको लंबे समय तक काम आने वाली है, इसलिए आपको इसको प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, साथ ही इनको समझ लेना है, रटना नहीं है, क्योंकि आप इतनी विधियों को रट नहीं सकते, आपको समझना है केवल। ओके, तो समझते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं हम लोग अनुकरण विधि के बारे में कि अनुकरण विधि क्या होती है। इसमें बच्चे अनुकरण करते हैं और शिक्षक एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं, बच्चे उसी को दोहराते हैं। इसमें क्या होता है, अनुकरण मतलब होता है रिपीट करना, अनुकरण मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपीट करना। ओके,
तो अनुकरण में क्या होता है, टीचर कोई चीज को बोल रहा होता है, बच्चा उन्हीं की बात सुन के फिर से रिपीट कर रहा होता है, तो ये आपका अनुकरण वाचन कहलाता है। इसमें क्या है, इसमें बच्चे अनुकरण करते हैं टीचर की बात का, मतलब जो भी टीचर शब्द बोल रहा है या जो भी टीचर कह रहा है तो उसी शब्द को उच्चारित करते हुए बच्चा उनकी बात का अनुकरण करता है, तो बच्चे उसी को दोहराते हैं जो टीचर कह रहे होते हैं। ओके, इसे सुनो और कहो विधि भी कहते हैं, मतलब बच्चे पहले टीचर्स की सुनते हैं उसके बाद फिर कहते भी हैं, मतलब उसी बात को बोलते भी हैं, तो इस विधि को सुनो और कहो विधि भी कहते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए आवश्यक होती है, क्या होती है, छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी रहती है। ओके, तो इसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ये समझना है। एक बार पूछा गया था सुनो और कहो विधि कौन सी होती है, तो सुनो और कहो विधि जो है वो आपकी अनुकरण विधि होती है। कौन सी विधि होती है, अनुकरण विधि होती है। आगे हम लोग समझते हैं 7th है आप लोगों की सहचर विधि। सहचर विधि क्या होता है वो देखते हैं। सहचर विधि के द्वारा हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कहो विधि भी कहते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए आवश्यक होती है, क्या होती है, छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी रहती है। ओके, तो इसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ये समझना है। एक बार पूछा गया था सुनो और कहो विधि कौन सी होती है, तो सुनो और कहो विधि जो है वो आपकी अनुकरण विधि होती है। कौन सी विधि होती है, अनुकरण विधि होती है। आगे हम लोग समझते हैं 7th है आप लोगों की सहचर विधि। सहचर विधि क्या होता है वो देखते हैं। सहचर विधि के द्वारा हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। इस विधि में वस्तुओं, चित्रों, खिलौनों आदि के आगे उनके नाम कार्डों पर लिख कर रखे जाते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ एक तरीके से, कोई आपने वस्तु ली या कोई आपने चित्र लिया और खिलौने लिए, उसके आगे जो है उसको फोल्ड कर दिया या उसको छुपा दिया किसी चीज़ से, और उसके आगे उसके नाम कार्ड पर लिख देते हैं। मतलब कोई आपका वस्तु है या कोई चीज़ है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके आगे एक कार्ड चिपका देते हैं, कार्ड पे उसकी नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं। आगे समझते हैं। वे कार्ड फेंक दिए जाते हैं और बालकों से कहा जाता है कि जिस वस्तु का जो नाम है वह नाम वाला कार्ड उसी वस्तु के आगे रख दिया जाए। मतलब मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से समझना है, इसकी एक स्टोरी है वो समझिए आप। जैसे कि आपने कुछ खिलौने लिए या कुछ वस्तुएं लिए, कोई चित्र लिए, और वो चित्र क्या है आपने एक प्रॉपर जगह इसमें रख दिए। मतलब 5 चित्र हैं तो आपने एक लाइन से 5 चित्र रख दिए, और आपने अब क्या लिया, अब आपने कुछ कार्ड लिए। कार्ड मतलब चिटें ली, चिटें मतलब कुछ चिट हमने ले ली। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, चिटें ले ली, और चिटों में क्या किया, जो हम लोगों ने वो 5 खिलौने लिए थे उन्हीं 5 खिलौनों के उन चिटों में नाम लिख दिए। ओके, जब उन चिटों में नाम लिख दिए उसके बाद क्या किया, चिटें हमने दूर फेंक दी, और बच्चों से कहा कि उन चिटों को उठा के लाओ और उसमें नाम पढ़ो, और नाम पढ़ने के बाद देखो कि किस खिलौने का नाम लिखा है, और उसी खिलौने के सामने वो चिट चिपका दो जाके। आपको बात समझ में आई, क्या कहा मैंने, कि टीचर ने 5 खिलौने थे वो लिए और फिर कुछ चिटें ली। चिटें लेने के बाद उन चिटों पे वो 5 खिलौनों के नाम लिख दिए, और उन 5 खिलौनों के जो नाम लिखे फिर उन चिटों को फेंक दिया पास में ही, ठीक है। और बच्चों से कहा कि जाओ उन चिटों को उठाओ, और उठाने के बाद जो भी चिटों में जिस भी खिलौने का नाम लिखा हुआ है उस खिलौने के आगे चिपका दो आके। तो इससे क्या होगा, बच्चे समझ बना पाएंगे कि चिट में क्या लिखा है और कौन से खिलौने का क्या नाम है। तो ये कहलाती है सहचर विधि, मतलब दोनों चीज़ों को कनेक्शन करना, खिलौने के बारे में भी, और जो बच्चा सीख रहा है या बच्चा पढ़ना भी सीखेगा उसके साथ ही बच्चा पहचानना भी सीखेगा। ओके, तो आपको चीज़ समझ में आई। तो हम लोगों ने ये समझा क्या होता है सहचर विधि। आगे देखते हैं। इसमें बालक धीरे धीरे अभ्यास करके अनेक वर्णों और शब्दों को जान जाते हैं, मतलब अनेक खिलौनों के बारे में, अनेक नए नए शब्दों के बारे में जान जाते हैं। इसी विधि को हम लोग मांटेसरी विधि कहते हैं, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट एग्जाम में पूछी गई थी कि मांटेसरी विधि कौन सी होती है, तो आप लोग मांटेसरी विधि के लिए बताएंगे कि सहचर विधि को ही हम लोग मांटेसरी विधि कहते हैं। यह इस विधि का प्रयोग मांटेसरी ने किया था। मांटेसरी ने एक अपनी विधि दी थी, वही आपकी सहचर विधि है। तो मांटेसरी की विधि जो है ये आपके बहुत फेमस है आप लोगों के डीएलएड में। तो हम लोग आगे समझेंगे कि मांटेसरी की विधि जो है वो क्या होती है। आगे देखते हैं 8 पॉइंट में क्या है। 8 पॉइंट है आप लोगों का देखो और कहो विधि। हम लोगों को विधि पढ़ के ही समझ आ रही है। देखो मतलब पहले देखना है और उसके बाद कहना है, मतलब बोलना है। ओके, तो ये क्या है, यही आपकी देखो और कहो विधि है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, आगे समझते हैं। इस विधि में छात्र के सामने पहले चित्र दिखाया जाता है, फिर छात्र सोच समझकर उस चित्र के बारे में बताता है। मतलब कोई आपने एक फिगर जो है वो बच्चे को दिखाया चार्ट पेपर पे, देन आपने वो चार्ट पेपर बंद कर लिया या ऐसे खोला रखा और बच्चे से कहा कि इस फिगर के बारे में मुझे कोई स्टोरी सुनाओ या मुझे कोई कहानियां सुनाओ। ये विधियां पता है आपको कब काम आएंगी, ये विधियां आपको काम आएंगी जब आप बच्चे को पढ़ाने वो बनाया आपने चार्ट पेपर बनाने के बाद आपने क्या किया, उस चार्ट पेपर में कोई फिगर वगैरह बनाया, देन बच्चे को दिखाया और बच्चे से कहा कि मुझे इस फिगर के बारे में बताओ कि ये फिगर जो है, जो ये आपका सेव बना है, सेव के बारे में मुझे बताओ कि सेव क्या होता है, इसका क्या नाम है। मतलब सारी चीज़ें आप उसके बारे में पूछेंगे बच्चे से। तो यही होता है कि पहले उस फिगर को देखो फिर उसके बारे में बताओ। तो बच्चा पहले उस फिगर को देखता है देन उसके बारे में बताता है। आगे समझते हैं।
इस विधि में छात्र के सामने पहले चित्र दिखाया जाता है और फिर छात्र सोच समझकर उस चित्र के बारे में बताता है। इस विधि में बच्चे बौद्धिक विकास तेजी से करता होता है। मतलब जो ये विधि है इसमें क्या होता है, बच्चे की जो बौद्धिक विकास है वो बहुत तेजी के साथ होता है। क्यों तेजी के साथ होता है, उसका रीजन ये है कि बच्चा जब कोई फिगर देखता है देन उसके बारे में सोचता है, मतलब थिंकिंग करता है। जब थिंकिंग करता है फिर उसके बारे में देन आपको वो बताता है। तो पहले देखता है फिर उसके बाद वो थिंकिंग करता है, इसलिए उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास बहुत तेजी के साथ होता है। इसीलिए आपकी जो ये देखो और कहो विधि है ये काफी अच्छी विधि है। इसके थ्रू बच्चों को बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, साथ ही उसकी जो थिंकिंग लेवल है उसे भी अप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। कमल का फूल दिखाकर पूछना कि ये क्या है। कमल के फूल दिखाना, देन उसके बाद पूछना कि कमल क्या होता है। कमल का फूल होता है, मतलब कमल एक फूल होता है, वो बताएगा कि आपने बताया कमल का फूल लगाया, फिर आपने पूछा ये क्या होता है, कमल का फूल होता है, फिर कमल के फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये सब चीजें आप बच्चे से पूछ सकते हो, जिसके थ्रू बच्चे का जो माइंड है वो काफी ज्यादा डेवलप होगा। देन आप लोगों का प्रॉपर उसे चीजें भी समझ आएंगी और आप भी, ये आपका एक पढ़ाने का तरीका है कि आप बच्चों को कैसे क्लास में पढ़ा सकते हो। इन्हीं कुछ तरीकों की तरह आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी हम लोग जब आपकी टीचिंग लगेगी देन मैं बात करूंगी कैसे आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। तो इन विधियों का यूज करके ही आपको अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाना है। अब हम लोग 8 विधियों के बारे में एक बार देख लेते हैं, कौन से आपके 8 विधि हैं। देन हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो हम लोग चलिए 2 मिनट का और जो आप पढ़ाते हो, जो आप पढ़ते हो उसकी कुछ विधियां होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी अक्षरबोध विधि। तो अक्षरबोध विधि में बच्चों को हम लोग वर्णमाला पढ़ाते हैं या बच्चों को हम लोग वर्णमाला सिखाते हैं। गुड फिजा, फिजा की समझते हैं। दूसरा जो है वो होता है आप लोगों का ध्वनि साम्यवाचन, मतलब एक से शब्दों को, मतलब जिनकी ध्वनि सेम सेम होती है उन्हीं शब्दों को बार बार बोलना या उन्हीं शब्दों के थ्रू और शब्दों को सिखाना, जैसे कि श्रम, भ्रम, क्रम, ये सब। आगे देखते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी वाक्य शिक्षण विधि, मतलब वाक्यों के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। ओके, नेक्स्ट विधि जो है वो है आप लोगों की, नेक्स्ट विधि कौन सी है, नेक्स्ट आपकी 5th विधि है। 5th विधि जो है, सॉरी 4th विधि जो है वो है आपकी कहानी विधि, कहानियों के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद 5th विधि है सामूहिक पाठन, मतलब सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाना। आगे देखते हैं, आगे समझेंगे। जो आपकी 6th विधि है वो है आप लोगों की अनुकरण, मतलब जो टीचर बोल रहा है उसी को रिपीट करना। ओके, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट विधि जो है वो है आपकी सहचर विधि, मतलब बच्चों को ज्ञान कराना चीज़ों का। उसके बाद 7th 8th जो है वो है आप लोगों की देखो और कहो विधि, देख के बच्चे से पूछना कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये क्या था, ये आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी के साथ आप लोगों को जो भी डाउट्स हो अब मुझे आप फटाफट